आदाब नाज़रीन, एक बार फिर हम हाजिर हैं और लगातार चौथे मरहले के पोलिंग पर हम बात कर रहे हैं और जमहूरियत का जश्न बड़े शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट को हम छोड़ दें तो बाकी पूरे मुल्क की 9 रियासतों या 8 रियासतों पर जहां पर आज पोलिंग हो रही है, लोगों में बहुत जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। मेरे साथी विशाल आजम भी जुड़े हुए हैं सुबह से ही। विशाल, मैंने देखा कि आप आज की पोलिंग पर आपकी नज़र है, क्या कुछ खास है आज की पोलिंग में? हम इस मैजिक वॉल के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। विशाल, बड़ी जादुई दीवार है और इससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है जो हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। आप इस दीवार को अगर देखें गौर से तो थोड़ी भी दूर से आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही कलर नजर आएगा, एक ही रंग नजर आएगा। जब बहुत करीब जाते हैं तब आपको दिखता है कि हाँ कुछ और रंग भी हैं। ये जो रंग है वो कुछ और रंग जो है वो अलग अलग पार्टियों के हैं, लेकिन कोई एक रंग जो था वो आप देख सकते हैं किस तरह से 2014 के इंतखाब में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। और अब यही सबसे बड़ी बात है कि क्या 2014 के परफॉर्मेंस को यहाँ पर बीजेपी रिटेन कर पाएगी, जो कि बीजेपी डिफेंडिंग पोजीशन में है। और खास से जो चौथा मरहला था, इस चौथे मरहले में जो 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 72वां जो अनंतनाग का है, जो 3 मरहले में सिर्फ अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में 3 मरहले में होगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंडिंग पोजीशन में है। बिल्कुल नाज़रीन, अगर अब चौथे मरहले की हम बात करते हैं और इस मैजिक वॉल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्थ फेज में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से रियासतें हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है और कौन कौन से बड़े हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिस पर आज मुकाबला हो रहा है। तो इस नक्शे के जरिए बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं हिंदुस्तान का पूरा नक्शा है जहां पर 9 रियासतों पर आज वोटिंग हो रही है और ये तमाम रियासतें इस नक्शे पर आपके सामने हैं, जिसके जरिए हम बखूबी समझ सकते हैं कि कौन कौन से रियासत, चाहे महाराष्ट्र की हम बात कर लें, इसके अलावा यूपी की बात कर लें, बिहार, उड़ीसा, और इसके अलावा अगर हम आते हैं झारखंड की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात कर लेते हैं या उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह से बहुत दिलचस्प है। और विशाल, अगर खासतौर से हम आज की बात करें तो आपको मुनफरिद क्या लगता है आज? क्योंकि 2014 में हमने देखा, इस मैजिक वॉल के जरिए भी हम देख रहे हैं कि 71 सीटों पर आज पोलिंग है। अनंतनाग की अगर सीट मिला लेते हैं तो 72 सीटें हो जाती हैं। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं विशाल कि अगर सिर्फ बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी 45 सीट जीतकर 2014 में आई थी और अब इस नक्शे का रंग आप देख लीजिए कि 45 सीटों पर जीतकर सिर्फ बीजेपी आई थी। तो आज बीजेपी की मतलब जो साख है वो एक तरह से दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, बीजेपी के साथ और साथ ही साथ बीजेपी के साथ, चूँकि इस बार हम कुल 9 रियासतों की बात कर रहे हैं, तो इन 9 रियासतों में कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर इन दोनों बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस हो या बीजेपी ने, उन्होंने अलग अलग रियासतों में अलग अलग जमातों से अलायंस किया है। तो दोनों अलायंस को अगर हम मिलाएं तो 71 और एक अनंतनाग की सीट जो 72 है, टोटल इस आंकड़े में से 56 सीटें जो है अकेले बीजेपी या उनके अलायंस को जाती हैं। और इस लिहाज से आपने कहा कि आज क्या खास है, तो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि आज खास इस तरह से है कि हम सब जान रहे हैं कि 7 मरहलों में पूरे इंतखाब लोकसभा के मुकम्मल हो रहे हैं। तो इन 7 में से जो आज चौथा मरहला है, इस चौथे मरहले में 2 ऐसी रियासतें हैं। एक तो रियासत ये है, अब वो देखिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की एक रियासत हो गई और दूसरी रियासत जो है वो उड़ीसा की। तो उड़ीसा की रियासत और ये महाराष्ट्र की, तो उड़ीसा में और महाराष्ट्र में इन दोनों जगह पर आज जो है पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी तमाम सीटों के लिए। और इसके बाद जो पांचवें मरहले का जब इंतखाब होगा तो उड़ीसा और महाराष्ट्र नहीं रहेंगे। एक तो ये खास बात हो गई। दूसरी खास बात ये है, आज के 2 ऐसी रियासतें हैं, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, जो पहली बार इस फ्रेम में शामिल हो रही हैं अबू। और ये दोनों वो रियासतें हैं जिन्हें आमतौर से एक हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। तो हिंदी हार्टलैंड में अभी जो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात हुए थे, जिनमें राजस्थान भी शामिल था और जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था और छत्तीसगढ़ भी था। तो छत्तीसगढ़ चूँकि वहाँ के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, तो इन दोनों रियासतों से बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। चूँकि राजस्थान में आप देखिए जो फिगर है पूरा का पूरा अबू, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, पूरा का पूरा राजस्थान की जो जीत थी 25 के 25 तमाम बीजेपी के खाते में गई थी। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बार होगा कि क्या बीजेपी राजस्थान में जो डिफेंड कर रही है इस बार, तो पूरी सीटें वो बचा पाएगी। जो कि अगर वो पूरी सीटें बचा पाती है तो ये बहुत बड़ा टास्क, उसके लिए 100% उसको परफॉर्मेंस देना होगा। बिल्कुल, कुछ भी परफॉर्मेंस अगर वो बीजेपी लूज करती है तो इसका मतलब ये है सीधे तौर पर वो कांग्रेस या जो विपक्षी पार्टियां उनको जा सकती है। बिल्कुल, इस बीच नाज़रीन मैजिक वॉल के जरिए तो हम समझते ही रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ
दो खास मेहमान सर्व कमल दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इनके अलावा निज़ाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से आज के इस मरहले की आज की जो अहम लड़ाई हो रही है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर्व कमल दत्ता जी और निज़ाम साहब दोनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, लगातार आप लोग न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। सर्व कमल दत्ता जी, आज की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं, आज के मुकाबले की यानी चौथे मरहले के फोर्थ फेज की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को बहुत कुछ बीजेपी का आज दांव पर लगा हुआ है। जिस तरह से 2014 की अगर हम बात करते हैं 45 सीटें चौथे मरहले में बीजेपी ने जीती थी, अकेले बीजेपी जी। के लिए चौथा फेज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2014 में जिस तरह का शानदार विजय बीजेपी लाई थी तो इस फेज में और जिन सब एरिया पे चुनाव हो रहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट था भाजपा को अपने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में जी। मैं मानता हूं कि इस बार के 2019 में खास करके मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान के जो इलाके हैं जहां पे इतना शानदार प्रदर्शन रहा पहले 2014 में बीजेपी का, वो प्रदर्शन शायद ना रहे इस बार। कहीं ना कहीं पे कुछ सीटें कम होंगे बीजेपी के राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिपक्ष में। कांग्रेस की टैली जरूर इंप्रूव होगी, पर उसका भरपाई जो मुझे लगता है कि उसका भरपाई शायद भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगी आपके उड़ीसा और आपके बंगाल में। और बंगाल में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में, ये कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ बयां करती है। क्योंकि अक्सर अगर इतिहास उठा के अगर देखा जाए तो पहले जो हुआ था, जितना सारा वायलेंस हुआ था, वो कहीं ना कहीं पे तृणमूल कांग्रेस के तरफ से रहा है, वामफ्रंट के कैडर्स के ऊपर, कांग्रेस के कैडर्स के ऊपर या फिर बीजेपी के कैडर्स के ऊपर। पर आज जो दिखाई दे रहा है बंगाल में, वो कहीं ना कहीं पे सीधा जो वायलेंस अगर तृणमूल कांग्रेस के कैडर अगर कर रहे हैं तो उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब भाजपा के कैडर भी दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ बयां करते हैं। लेकिन दत्ता साहब, मुझे लग रहा है कि ये जवाब अगर डेमोक्रेसी के जरिए या अपनी वोट की ताकत के जरिए दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। जिस तरह से वहां पर जो हंगामा है, पथराव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर वोट के जरिए जवाब दिया जाता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। नहीं, बेशक वोट के माध्यम से ही देना चाहिए था और वोट के जरिए ही दिया जाना चाहिए। पर आप मुझे एक बात कहिए ना कि मोहम्मद सलीम जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट है, उनको इतने जख्मी किया जाता है कि वो सीधा अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है पिछले चरण के चुनाव के दौरान। और तृणमूल कांग्रेस के कैडर्स ने किया था वो काम। रायगंज में जो कुछ हुआ था, आज आसनसोल पे बाबुल सुप्रियो के ऊपर जिस तरह का हमला होता है, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय सरकार है वहाँ। नहीं, जाहिर सी बात है कि इसमें किसी का इसमें सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर टीएमसी की तरफ से हो रहा है तो वो इसके लिए जिम्मेदार है, और जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार है तो जिम्मेदार टीएमसी ही होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप भाग ले रहे हो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लड़ाई जो लड़ी जाती है वो तथ्यों के आधार पे लड़ी जाती है, तर्क वितर्क पे लड़ी जाती है, और सबको निष्पक्ष वे में एक शांति के वातावरण में वोट देने की आवश्यकता है और वोट देना चाहिए। पर वहां पे अगर प्रशासन अगर सरेआम अगर अपने हाथ में अगर हथियार उठा लेती है और सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आती है स्थानीय प्रशासन, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये देश के प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। तमाम जितने सारे प्रदेशों में चुनाव हो रही है, आप मुझे बताइए ना कि सिर्फ छिटपुट वायलेंस छोड़ के कुछ जगहों पे दूसरे प्रदेश में कहां पे इस तरह का रक्तपात मचा हुआ है? किसी दूसरे प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बंगाल में ही क्यों हो रहा है ये सारी चीजें? सही नहीं, सवाल तो इस पर उठता है। सवाल तो बिल्कुल सर्व कमल दत्ता जी, आपकी बात सही, सवाल उठता है। विशाल मेरे साथ है, मेरे साथी, वो आपसे सवाल करेंगे। विशाल, सर्व कमल दत्ता जी हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ। कोई सवाल अगर आप उनसे करना चाह रहे हो, खासतौर से बंगाल के बारे में? बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से चाह रहा हूँ उनसे सवाल करना कि मुझे आवाज़ मिल नहीं पा रही थी। अब लगता है ठीक है। सर कमल जी, देखिए, बंगाल के ताल्लुक से भी मेरा जो सवाल आपसे वो यही है कि एक तरफ लगातार ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी भी वहाँ से ज़्यादा सीटें जीते,
ठीक है। दूसरी तरफ टीएमसी यानी ममता बनर्जी, उनकी कोशिश है कि जितनी कामयाबी उन्होंने हासिल की थी उसमें कुछ प्लस कर पाए, बल्कि वो घटे ना, प्लस कर पाए। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है वहाँ पे कि इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ था तब भी और आज भी वहाँ पर वायलेंस बहुत हुआ है, तशद्दुद। उसमें जो टीएमसी का कहना है वो ये कहती है कि जो सेंट्रल जो एजेंसीज है उसका मिसयूज़ कर रही है गवर्नमेंट, वो सीधे तौर पर ये कहती है। जबकि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के लिए जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ जानबूझकर वहाँ की जो स्टेट मशीनरी है या वहाँ की जो रियासती हुकूमत है वो जो है उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए विशाल जी, यहाँ पे एक चीज समझने की बहुत आवश्यकता है। 2018 के पंचायत चुनाव को आप उठा के देखिए, लगभग 30 से लेकर 35% लोग टीएमसी के एक तरफा जीत गए थे। जितने सारे विपक्ष के लोग हैं उनको नामांकन भरने का भी अधिकार नहीं था और नामांकन भरने नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी रही थी पंचायत इलेक्शन को लेके? सारेआम कहा था कि वहां के जो प्रदेश की सरकार है वो तानाशाही पे उतर आई है। आज अगर मैं तो ये समझ सकता, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों पार्टियां, जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वहाँ टीएमसी हो, दोनों पार्टियां इस बहाने से अब भी अपनी सियासत कर रही हैं और शायद इसको इस्तेमाल करके वो चाह रहे हैं कि उनके लिए जहां तक हो सकता है वोटिंग का कुछ फायदा हो जाए। अगर केवल अगर ये आरोप अगर भाजपा के ऊपर लगता कि भाजपा वहां पे टीएमसी के साथ दंगा फसाद कर रही है, वाम फ्रंट भी वो बात कह रही है, कांग्रेस भी वो बात कह रही है, बीजेपी भी वो बात कह रही है टीएमसी को लेके, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अगर टीएमसी को लेके ये बात कह रही है तो कहीं ना कहीं पे ममता बनर्जी के पार्टी में खोट है ना। नहीं, बिल्कुल सर्वकमल दत्ता जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ठीक है, ये आपका इल्ज़ाम सही है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और जाहिर की बात है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी की हुकूमत है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी टीएमसी की बनती है और इस तरह के इल्ज़ामात इससे पहले भी टीएमसी पर लगते रहे। आपकी बात तो बिल्कुल सही है। खैर, मैं जो बात पहले कह रहा था कि जमहूरियत की लड़ाई है, इसमें अगर वोट के जरिए ही बीजेपी जवाब देती है या टीएमसी के वर्कर जिस तरह से कर रहे हैं, अगर वो वोट के जरिए अपनी ताकत जाहिर करते तो मेरे ख्याल से जमहूरियत के लिए भी बहुत अच्छा रहता। हालांकि बेशक वोट के माध्यम से होना चाहिए, कलम के माध्यम से होना चाहिए, ना कि बुलेट के माध्यम से होना। बिल्कुल 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 ठीक है सर्वकमल दत्ता जी। अगर वेस्ट बंगाल के आगे हम बढ़ते हैं और दूसरी रियासतों की बात करते हैं, खासतौर से आज अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में आज से एक तरह से शुरुआत हुई है। 2014 में हमने सर्वकमल दत्ता जी देखा था और विशाल हमने देखा था, जो मैजिक वॉल के जरिए अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश करें कि 2014 की ये तस्वीर है जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 25 में 25 सीटें बीजेपी को गई थी। लेकिन विशाल, अगर हम अब बात आज के चौथे मरहले की करते हैं तो चौथे मरहले में आप देखिए कि फर्स्ट फेज है राजस्थान के हिसाब से, ओवरऑल तो चौथा है लेकिन राजस्थान का पहला फेज है और 13 सीटें आप देखिए, 13 सीटें सबकी 13 की 13 तमाम सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन एक चीज विशाल यहां पर मैं समझना चाहूंगा, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं कि 13 सीटें बीजेपी की उसमें गई थी और 56.24% वोट शेयर जो था वो बीजेपी का था। जी, आप देखिए यहाँ प्लस साइन है। मैं ये देखना चाहता हूँ जी, पार्टी है भी क्या इस बार आप देखिए कि एक आरएलपी बीजेपी के साथ जुड़ी है जो कि वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, लेकिन इसका वोट शेयर आप देख लीजिए पिछली बार के हिसाब से कुछ खास नहीं है। और अब हम वापस इस बात को हमको ये इशारा मिल रहा है कि अगर बीजेपी अकेले 56.24% लेकर आती है तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि काफ़ी बड़ा मैंडेट और काफ़ी बड़ा जो वहाँ पर बीजेपी को एक जन समर्थन जो है, अवामी सपोर्ट वहाँ मिला हुआ था। लेकिन दूसरा एक पहलू यहाँ पे है, देखिए मार्जिनल बहुत फर्क कम होता है। एक तरफ 56.24 है, दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी वहाँ पर 2014 में रही थी वो 29.18, यानी इसको राउंड फिगर में अगर हम 30 मांग ले तो हुरैरा आप ये देखिए कि 30% और इधर ये आपका ये 56, यानी 0 है लेकिन 30% वोट शेयर है, 26% जी। तो इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी यहाँ पे अगर होती तो इसका मतलब है कि वहां पे उसका वोट बेस है। वोट बेस नहीं है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यही हमारी एक जमहूरियत है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 में से कोई 15 या 20% वोट ला रहा है तो वही जीतेगा, बिल्कुल वही जीतेगा। विशाल, आप सर्वकमल दत्ता से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपकी आवाज शायद मेरे ख्याल से ठीक हो गई, आप सवाल कर सकते हैं राजस्थान के बारे में। मैं सवाल करना चाहूंगा इस बारे में, हालांकि पिछली बार मैंने उससे सवाल किया था, मुझे जवाब उनका मैं सुन नहीं पाया था। सर्वकमल जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि 2014 की जो तस्वीर है आप अगर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो हम मैजिक वॉल से दिखा रहे हैं ये आंकड़े, 2014 में बीजेपी तमाम 13 सीटों पर जीतती है। वो 13 सीटें जिनमें आज वोटिंग हो रही है, उनका वोटिंग परसेंट
56.24 56.24% रहता है। कांग्रेस जिसने तमाम 13 सीटें लूज की, उसका वोट शेयर 29.18% 29.19% रहता है। क्या जो अभी वहाँ पर राजस्थान में असेंबली इंतखाबात हुए और असेंबली इंतखाबात के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ पर बाउंस बैक किया, वहाँ अपनी हुकूमत बनाई, एक ये ट्रेंड है, कहा जाता है कि वोट परसेंट अगर बढ़कर आता है चुनाव में तो ये समझा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। उस तरह का एक ये ट्रेंड भी माना जाता है पत्रकारिता गलियारों में कि अगर विद इन ईयर अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, अगर नेशनल असेंबली इलेक्शन हुए हैं और नेशनल हो रहे हैं इलेक्शन विद इन ईयर, तो जो है जो जिसने इससे पहले साल भर के अंदर जैसे राजस्थान में अभी असेंबली इंतखाब में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी, क्या आप कुछ परसेंटेज देख रहे हैं इसमें बढ़ोतरी का और साथ ही साथ ये जीरो से बदलकर सीटों में कन्वर्ट होने का? सरकमल दत्ता जी। नहीं, बेशक जहां वोट प्रतिशत की जहां बात आती है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बेशक राजस्थान में इस बार लोकसभा इलेक्शन में बढ़ेगा और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगी। पर ऐसे में 2014 का आकलन और असेंबली इलेक्शन का आकलन करके वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो असेंबली इलेक्शन में जो अंतर रहा है वोट प्रतिशत का, वो लगभग 1 से लेकर 1.5% के बीच में रहा है अलग अलग प्रांतों पे, और ओवरऑल 1% का अंतर रहा है। कांग्रेस 1% आगे थी भाजपा से, पर उसका ही काउंटर पॉइंट आप अगर कर ले 2014 के लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से, तो लगभग कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो अंतर था वो लगभग 10% के आसपास वोट शेयर के हिसाब से अंतर था। 10-11% के आसपास बीजेपी को 10-11% ज्यादा वोट मिले थे। अब दोनों का मिश्रण अगर मैं कर लूं, दोनों का मिश्रण करके कहीं ना कहीं पे एक बीच का फॉर्मूला निकाला जा सकता है। उस बीच के फार्मूला के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें जरूर मिलेगी, पर मेरा मानना है कि ये मेरा व्यक्तिगत पॉलिटिकल राय है, पॉलिटिकल एनालिसिस की राय है। मैं मानता हूं कि बीजेपी राजस्थान में 23 का जब नतीजा निकलेगा तो कहीं ना कहीं पे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से उभर के आएगी। पर कांग्रेस की जहां सीटों की जहां बात आती है, जैसे एकदम बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था 2014 में, वैसा परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस को भी मतलब कांग्रेस गेन कर रही है महत्वपूर्ण, जिस तरह से सर्वकमल दत्ता जी कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस से गेन कर रही। कांग्रेस का जाहिर सी बात है सर्वकमल दत्ता जी, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 25 की 25 सीटों पर 2014 में आप कितना गेन करती है वो कहने वाली बात होगी, पर मेरा मानना है कि गेन भी उतना नहीं होगा कि बिल्कुल बीजेपी को पीछे छोड़ दे। बिल्कुल। निजाम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात सर्वकमल दत्ता जी कह रहे हैं, तस्वीर कितनी बदलेगी आपको लगता है? क्योंकि अभी हालिया दिनों में राजस्थान के असेंबली चुनाव कांग्रेस जीत कर आई है और यहां पर मतलब जो रियासती तस्वीर है वो तो बदली है। क्या लोकसभा में यही जो अवाम का मूड है, क्या लोकसभा में भी वही बरकरार रहेगा जो असेंबली में था? निजाम साहब। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही। असेंबली इलेक्शन की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं मुकामी जो मुद्दे होते हैं, जो लोकल मुद्दे होते हैं, उस पे असेंबली इलेक्शन होते हैं और उसका जो रिजल्ट अभी हमारे पिछले चुनाव में सामने आया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहा, 1 से 2% का वो रहा है अगर शेयर देखें आप। और दूसरी चीज़, आप अगर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि राज्य में, स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो पिछले 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को एक क्लीन स्वीप मिला था और एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये बहुत टफ लड़ाई है और इसमें अभी कहना ये मुश्किल है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी ही होगी। हो सकता है कि जनता का रुझान कुछ इस तरह से बदल जाए, जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में बदला था, हो सकता है कि वो परसेंटेज और बढ़ जाए। तो अगर परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी जो है स्टेट में, राजस्थान में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, सर्वकमल दत्ता जी ने कहा कि तस्वीर बदलेगी। दोनों हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, दोनों का मानना यह है कि तस्वीर राजस्थान में अब 2014 जैसी 2019 में नहीं रहेगी, क्योंकि 2019 में तो बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 में बहुत से फैक्टर बदले और सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर आप बात कर रहे हैं कि असेंबली का चुनाव अभी कांग्रेस जीत कर आई, तो ऐसे बदलेंगे। लेकिन अगर राजस्थान के आज के मरहले की हम विशाल बात करते हैं तो एक चीज बहुत अहम हो जाती है, जो आज का एक बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला है जोधपुर
गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, ये सीट बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, हाई प्रोफाइल चेहरा है, वो मैदान में। और इसके अलावा वैभव गहलोत, कांग्रेस के उम्मीदवार, अशोक गहलोत के बेटे हैं मेरे ख्याल से, ये मैदान में, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। और लेकिन 2014 की अगर बात करते हैं तो यहां पर तकरीबन 4 लाख वोटों से शेखावत जो है वो जीत कर आए थे। तो ऐसे में अगर इस सीट की हम बात करें, क्या कुछ कहेंगे कि मुकाबला क्या 2019 में ये तस्वीर बदलेगी? क्योंकि जो मार्जिन रहा था 2014 में 4 लाख का था विशाल। देखिए, अब ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मार्जिन आया किसकी वजह कर, वोटर की वजह कर। तो किसी की भी हार या जीत हमेशा वोटर की वजह कर होती है। थोड़ा सा जो भी बात लगातार हो रही है कि कैसे हम स्टेट असेंबली के इलेक्शन के नतीजों को इससे कैसे रिलेट करें। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि दोनों इंतखाबात अलग अलग हैं। ये राजस्थान ही है जहाँ के बारे में ये बातें कई नूक एंड कॉर्नर से आई हैं कि स्टेट में तो हम नहीं सुनने वाले, स्टेट में वसुंधरा का भी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ एक ही बार मौका मिलता है। हाँ, नेशनल होगा तो उसमें फिर हम हो सकता है कि उसी पार्टी पर भरोसा करें जो अभी है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि नेशनल इलेक्शन को क्या क्या चीज़ें फैक्टर होती है उसको कन्वर्ट करने में, हाँ या ना में। आप देखिए कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो वहाँ के मकामी मुद्दे हैं ख़ास तौर से वो बहुत हावी होते हैं। राजस्थान में एक मुद्दा था रिजर्वेशन का, गुर्जरों का, ये काफ़ी बार आया था। स्टेट के बाद अब चूँकि नेशनल इलेक्शन ये हो रहा है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए जीएसटी है, नोटबंदी है, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका किसी एक रियासत से ताल्लुक़ नहीं है। इसका फ़ायदा या इसका नुकसान, अगर जो लोग इसके फ़ायदे में आ रहे हैं तो वो भी पूरे मुल्क में हैं, जिन्हें लगता है कि ये फैसले नुकसान दे गए वो पूरे मुल्क में हैं। तो ऐसे, और फिर जब किसी को लगता है कि इससे नुकसान हुआ या इससे फ़ायदा हुआ तो उसको याद रखती है कि किसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ऐसे मुद्दे होते हैं जो ऑफकोर्स ये मादा रखते हैं, ये मुद्दे के वो नतीजे बदल सकें। और अगर हम कंपेयर बार बार 14 से करेंगे तो 2014 तो खैर एक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो मिसाली चीज़ थी, उसकी ऐसी बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती, एक्सेप्शनल है। लेकिन मुद्दे के बुनियाद पर अगर हम जाएंगे, जैसे बीजेपी, आप देखिए इसलिए बार बार बीजेपी ने इसको नेशनलिज्म का जो मुद्दा है उसको बीजेपी लेकर आई कि राष्ट्रवाद और आतंकवाद के, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमने आतंकवाद जैसे मुद्दे पर बहुत काम किया है, उसे ग्रिप में लाया है। तो अगर वहाँ की जो मकामी अवाम, उनको लगता है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे से उनका भी फ़ायदा है, नुकसान जुड़ा है, तो इस पर वो डिसाइड कर सकते हैं अपना मत कि वो कांग्रेस, प्रो कांग्रेस होकर के वोट बनाए या प्रो बीजेपी होकर के वोट बनाए। लेकिन नतीजे बदलेंगे, ये साफ बिल्कुल तस्वीरें बता रही है, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ विशाल जो आपने बात कही, मैं सर्वकमल दत्ता जी से ही पूछ लेता हूँ। सर्वकमल दत्ता जी, मेरे सवाल में 2-3 चीज़ें हैं जो अभी विशाल ने बातें कही। एक तो सबसे पहले, क्या 2019 में आप मोदी लहर देख पा रहे हैं 2014 की तरह से, या उसमें कितनी गिरावट आई या कितनी बढ़ोतरी हुई, वो एक अलग बात है। और दूसरा सवाल जो ये कि जीएसटी और नोटबंदी का कितना असर 2019 के इस चुनाव पर आपको देखने को मिलेगा? देखिए, जहां जीएसटी और नोटबंदी की जहां बात आती है, जीएसटी और नोटबंदी का असर मेरे ख्याल से जिस तरह से शुरुआत में था, अब उतना असर नहीं है जीएसटी और नोटबंदी का। शुरुआत में जिस तरह का एक हाहाकार मचा हुआ था, वो परिस्थिति आज के डेट में नहीं है। यहाँ पे हमें 2-3 चीजों का महत्वपूर्ण वे में आकलन करने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो एक छवि है, एक सक्षम नेता का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि ये मत भूलिए कि 2019 का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री कौन, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसी के इर्द गिर्द में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान एक बॉर्डरिंग स्टेट है, राजस्थान एक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक स्टेट है। वहां पे कहीं ना कहीं पे दूसरे स्टेटों के मुकाबले में राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और बेशक रहेगा, हावी रहेगा वो मुद्दा। और वो तमाम नरेंद्र मोदी जी के रैलीज में भी हमें दिखाई दी है। जहां मोदी लहर की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि मोदी लहर आज के डेट में धूमिल नहीं हुआ है। या तो 2014 की तरह बरकरार है मोदी लहर, या फिर जो नॉन बीजेपी एरियाज जो है, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जो है, वहां पे अगर पल्स का, जनता के पल्स का अगर आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं पे वो लगता है कि वो लहर नॉन ट्रेडिशनल एरिया सवाल है। सर्वकमल दत्ता जी, अबू मैं से ये सवाल करना चाहता हूं, बात अगर ये लहर की, अगर आपको लगता है कि ये बरकरार है, उस पर क्वेश्चन इसलिए लगता है कि देखिए, आपको अबू याद होगा कि जो भी कोई 2014 के इलेक्शन के बाद जहां भी किसी भी स्टेट में अगर वहां पर असेंबली इंतखाबात हुए हैं, तो असेंबली इंतखाबात में भी
मोदी के नाम पे इंतखाबात लड़े गए। बिल्कुल, मोदी चेहरे पर ही उसी चेहरे पर चुनाव लड़े। यहाँ तक कि इस बात को भी पीछे करके कि हाँ कौन हमारा सीएम हो सकता है या नहीं हो सकता, सीधे मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़े गए हैं। तो अगर ये लहर थी तो उसका असर हमें असेंबली इंतखाबात में दिखना चाहिए था। नहीं, अब राजस्थान एक एक्सेप्शनल केस है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको याद होगा, राजस्थान का जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था उस समय आम जनता के बीच में नारा क्या चल रहा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये तो मोटे तौर पे चल रहा था ना पूरे राजस्थान में। देखिए ये जो आप बातें कह रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि इसको आप पूरे स्टेट के लिए एक नैरेटिव बना सकते हैं। ये पूरे स्टेट का नैरेटिव नहीं हो सकता है। ये कमोवेश पूरे स्टेट के अलग अलग प्रांतों में ये चीज दिखाई दिया है। कुछ जगहों पे ज्यादा रहा है, कुछ जगहों मुझे ब्रेक पर भी जाना है, मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। अगर 30 सेकंड में जी जवाब लेना चाहूंगा बिल्कुल पैनलिस्ट से, क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो बात हो रही है कि असर यानी 2014 से लेकर जो असर है वो लगातार बरकरार अभी तक है? आपका इस पर क्या कहना है? निजाम साहब जुआ है चीजें, इस पे तो कोई दौर ही नहीं है। बालाकोट के बाद पूरा आपका जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है नेशनल लेवल पे, वो पूरा बदल गया है। थोड़ा सा वक्त दीजिए निजाम साहब को बोलने के लिए। निजाम साहब जी देखिए, राष्ट्रवाद एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसका दूसरा पहलू अगर देखें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज की डेट में जो है जनता के सामने है। और मैं समझता हूं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सीधी तौर पे जो है केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये भी इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में और ये बहुत ज्यादा असर डालेगा। बिल्कुल निजाम साहब, इस पर हम अपनी बात जारी रखेंगे।